नमस्ते बच्चों, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। कई बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे एक निकिता है, कुलदीप है, ये बच्चे हैं जो कि थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बाकी सब लोग थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा एफर्ट जो है वो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी और बाकी लोगों को भी कहूँगी कि थोड़ा सा इनसे इंस्पायर हो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के चल रहे हैं। 12th अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्या है बच्चों, 12th बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। इसमें क्या है, जैसे 11th में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्स होते थे वो लर्न करने पड़ते थे, बट 12th की जो बायोलॉजी है वो टेक्निकल है, उसमें कंसेप्ट्स है। एक कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तभी आप दूसरा कंसेप्ट समझ पाओगे, अदरवाइज़ वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। चीज़ें आपस में क्या है, लिंक्ड है, तो हर एक चीज़ आपस में एक दूसरे से जब लिंक होती है तो हम लोगों को पीछे वाली चीज़ भी याद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और भी अच्छा कर सकते हैं, करिए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए थे, बताए थे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है। होप आपको वो समझ में आ गया होगा। नाउ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, व्हाई ओनली वन स्पर्म इज़ एबल टू फर्टिलाइज ओवम। ओके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही फर्टिलाइजेशन होता है या एक ही जायगोट बनता है जनरली, ठीक है। तो बाकी स्पर्म जो कि 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, पर इजैकुलेशन उनका क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो कि हम लोग इस फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, ठीक है, लॉन्ग आंसर तो बहुत कम बनता है। शॉर्ट नोट आता है, डायग्राम आता है, आपसे सेकेंडरी oocyte का डायग्राम आता है, वो हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्टिलाइजेशन बच्चों, सबसे पहले तो क्या है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल्स बॉडी, और फीमेल में भी बेसिकली कहाँ पे, इनसाइड ऑफ दी वेजाइना, ठीक। तो जैसे मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना के बताई थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई थी वेजाइना। तो वेजाइना के थ्रू स्पर्म एंट्री करते हैं और फिर एंट्री करके एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचते हैं, वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। उससे पहले उसके बाद कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, सो फर्टिलाइजेशन एफ से याद रख लो, एफ से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है और एफ से ही हमारी जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट हो रही है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, GAMETE, ठीक है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, फिजिकली मीटिंग हो रही है, एक तरह से हम बोल सकते हैं फिजिकली ये दोनों आपस में एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, फीमेल एंड मेल गैमेट। अब अगर हम लोग बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट क्या होता है बच्चों, मेल गैमेट होता है स्पर्म, और अगर हम लोग बात करें फीमेल गैमेट की तो वो होता है आपके ओवम। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, next is a place where the fertilization take place, location, particular location where the fertilization occur. तो fertilization take place at ampullary isthmic junction। ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन क्या है बच्चों, हम लोगों ने एम्पुला और इस्थमस 2 पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देखिए क्या पढ़े थे, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये जैसे मैंने एक बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वेजाइना हो गई, ये सर्वाइकल कैनाल हो गई। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ इस वेजाइना से ड्यूरिंग द कॉपुलेशन दे विल गेट एंटर
through this vagina and they will cross this whole reproductive tract. Okay, it means they are going from this vagina, then to the cervix, then to the uterus, and then they will reach to the fallopian tube. Okay, now what will happen there at a particular place, this particular place where this ampulla is joining, where this ampulla, ampulla is joining to the isthmus. So this particular place is known as a ampullary isthmic junction. तो वहाँ पे आप लोगों के ओवम भी होगा, ये ओवम हो गया, और स्पर्म क्योंकि साइज छोटा होता है इसलिए छोटा ही बना रही हूँ, तो इस तरह से इन दोनों का क्या होगा, फिजिकली मीटिंग होगी, मिलाप होगा. So that place, this particular place where this ampulla and isthmus are joining, that place is known as the ampullary isthmic junction, and at this particular place the fertilization will take place. ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई. ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ये क्वेश्चन आपका बनता है डेफिनेशन फॉर्म में व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, और ये क्वेश्चन आपका बनता है इंसेमिनेशन से. क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, why not all copulation lead to fertilization and pregnancy? So that is the one question. It has been given in your NCERT that why not all copulation lead to the fertilization and pregnancy. जितने भी मतलब सपोज करो यहाँ पे इतने सारे स्पर्म पहुँच रहे हैं, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म पहुँच रहे हैं, बट वो सारे के सारे क्यों नहीं फर्टिलाइज हो रहे हैं, सिर्फ क्यों एक ही स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है. या बेसिकली कि जितने भी कॉपुलेशन होते हैं उस सारे कॉपुलेशन का रिजल्ट प्रेगनेंसी क्यों नहीं है. तो ये मेनली दो क्वेश्चन है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, समझते हैं क्या होता है. बेसिकली ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. ओव्यूलेशन बच्चों आपको याद हो तो जो मिड ऑफ द साइकिल होती है, मिड ऑफ द साइकिल यानी एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होता है, देयर विल बी ओव्यूलेशन. ठीक है, देयर विल बी ओव्यूलेशन. अब सपोज करो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे स्पर्म पहुँच गया बिकॉज ऑफ द कॉपुलेशन प्रोसेस, बट ओवम है ही नहीं. जब ओवम है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, मीटिंग तो होगी ही नहीं. सो देन देयर विल बी फेलियर ऑफ द फर्टिलाइजेशन, कोई मतलब ही नहीं है, नो प्रेगनेंसी. सो ज़रूरी क्या है, कंडीशन है. कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन है फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ, ये वर्ड्स हैं NCERT के, दैट फर्टिलाइजेशन कैन only occur if sperm and ovum both are simultaneously transported to एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब दोनों के दोनों एक ही टाइम पे उस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे प्रेजेंट होंगे. कई बार होता है स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द लेस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. जो इनफर्टाइल पर्सन्स होते हैं, इनफर्टाइल जो मेल होते हैं, उनमें स्पर्म की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, या फिर जो स्पर्म इजैकुलेट होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं इजैकुलेट होते हैं, तो उस वजह से स्पर्म वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है. ओवम वहाँ पे रहता है, वहाँ पे यहाँ पे वेट करता रहेगा, बट वहाँ पे स्पर्म पहुँच ही नहीं पाते, वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं या फिर वेजाइना में ही ख़त्म हो जाते हैं. उस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो दोनों का उस पर्टिकुलर जगह पे होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए पर्टिकुलरली डेज जो होते हैं फीमेल के, जो ओव्यूलेशन जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा रिमेंबर रखना होता है कि पर्टिकुलर इस टाइम पे जो फीमेल जो होगी वो सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर डेज पे या इस पर्टिकुलर टाइम पे वो फीमेल फर्टाइल होगी. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर फर्टिलाइजेशन.
ठीक है, आगे होगी आपको बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर ओनली इफ स्पर्म एंड ओवम साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड टू दी एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़े। अभी मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों को बोला था कि वाई ओनली वन स्पर्म इज एबल टू पेनिट्रेट ओवम, वाई ओनली देर इज वाई ओनली देर इज अ सिंगल फर्टिलाइजेशन। एक ही जैगोट फॉर्मेशन की होता है, बाकी सारे जो 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं उनका फेट क्या होगा। सो नाउ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज, उसके लिए हम लोगों को बनाना होगा एक डायग्राम। डायग्राम किसका है बच्चों? डायग्राम है हमारे पास में सेकेंडरी oocyte का, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का याद रखेंगे आप लोग। सेकेंडरी oocyte होता है क्योंकि जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तभी ये सेकेंडरी oocyte जो होगा वो कन्वर्ट होता है ओवम में। तो सेकेंडरी oocyte में सबसे पहले देखते हैं इनर लेयर जो है वो हो गई आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन आएगी जिसको कि हम लोग कहते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये हो गई आपके वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है जोना पेल्यूसिडा। तो मैं थोड़ा सा उसको डार्क कर रही हूँ, इस तरह से थोड़ी सी थिक होती है वो। ये हो गई आपके जोना पेल्यूसिडा, ये ठीक है। ये जो जितनी भी मेम्ब्रेन है ना, इनको डाइल्यूट करना और इनके थ्रू ही, इनको पेनिट्रेट करते हुए ही स्पर्म जो होता है वो इस ओवम के oocyte तक पहुंचता है, सॉरी साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है पहले इनसे मिलना, पहले इनको मनाना, इन मेम्ब्रेन को मनाना कि भाई जाने दो अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी जो स्पर्म होता है वो पहले से तैयारी करके आता है। कैसे बताएंगे अभी। ये हो गया इसका अंदर का साइटोप्लाज्म, ठीक। ये जो मेम्ब्रेन हो गई बच्चों, ये हो गई आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज अ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और इस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज अ पेरी वाइटेलाइन स्पेस। हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बनाई है इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट जोना पेल्यूसिडा। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज अ जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग जोना पेल्यूसिडा। और इसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज़ बेसिकली अ रेडिएटिंग लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल आप लोगों को पता होगा, जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल्स होती है। तो दीज आर द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, सेकेंडरी oocyte का। इसमें न्यूक्लियस बना देते हैं, छोटा सा न्यूक्लियस हो गया। ये इसके चारों तरफ की मेम्ब्रेन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसके ये साइटोप्लाज्म हो गया, दैट्स बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। क्या रीज़न है आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट द सेकेंडरी oocyte हैज़ अ बल्क of the cytoplasm of the primary oocyte and also that is very nutrient rich, ठीक है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो क्या रीज़न है वो आप लोग मुझे बताएंगे कि पर्टिकुलर क्या रीज़न होता है। नेक्स्ट हमारे ये मेम्ब्रेन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में एक वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में आपके हो गया पेरीवाइटेलाइन स्पेस। उसके बाहर हो गया आपका जोना पेल्यूसिडा और सबसे बाहर हो गई आपके लेयर कोरोना रेडिएटा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।